Hello friends, I am Tanisha Gangrade and you are watching TG Agri। तो फ्रेंड्स, आज हम प्लांट पैथोलॉजी सीरीज के सेकेंड लेक्चर में देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के बारे में या फिर माइलस्टोन्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्लांट पैथोलॉजी में अभी तक कौन से साइंटिस्ट ने अपना क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है या उन्होंने कौन सी डिसीज पर काम किया है या फिर उन्होंने किस तरह से अपना काम किया है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हमने टू द पॉइंट बातें की है और हमने कोशिश करी है कि हमने सारे साइंटिस्ट जो अभी तक हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, उनको सभी को इस वीडियो में इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी या फिर हम कहेंगे माइलस्टोन्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, जिसमें हमने नेशनल और इंटरनेशनल साइंटिस्ट को भी कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आउटलाइन देख लेते हैं। हम पढ़ने वाले हैं आज हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के बारे में, ठीक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल माइलस्टोन्स इन प्लांट पैथोलॉजी, और साथ में हम माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, वायरॉइड्स, निमेटोलॉजी, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा एंड स्पायरोप्लाज्मा, इन सभी जो हमारी फील्ड है उन सभी फील्ड्स में कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी से। देखिए, जो प्लांट पैथोलॉजी है ना, उसको हमने मेनली 4 फेज में डिवाइड किया है। सबसे पहला फेज आता है एंशिएंट एरा, ठीक है, उसके बाद आता है डार्क पीरियड। थर्ड जो हमारा इम्पॉर्टेंट पीरियड आता है जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी धीरे धीरे, उसे हम कहते हैं प्री मॉडर्न पीरियड, रेनेसेंस पीरियड या फिर ऑटोजेनिक एरा, जो 17th से मिड 19th सेंचुरी तक का था। और लास्ट में जिसको मॉडर्न पीरियड, गोल्डन एरा या पैथोजेनिक एरा भी कहते हैं, जिसमें प्लांट पैथोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। ये मेनली मिड 19 से 2000 तक का एरा रहा है। तो ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट एरा की। इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। ओके, तो देखिए, अगर हम एंशिएंट पीरियड की बात करें तो इसमें हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे रिलीजियस लिटरेचर रहे हैं जिसमें डिसीज़ के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, सुश्रुत संहिता, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु धर्मोत्तर। इन सभी जो हमारे रिलीजियस लिटरेचर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो डिसीजेस है उनके बारे में इंफॉर्मेशन रही है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो लिटरेचर है वो वृक्ष आयुर्वेदा है, जिसको सुरपाल ने 11th सेंचुरी में लिखा था। और उन्होंने इस बुक में प्लांट डिसीजेस के बारे में काफ़ी ज़्यादा लिखा था। देखिए, नाम का ही मतलब है वृक्ष मतलब प्लांट, आयुर्वेद मतलब नॉलेज, मतलब उन्होंने वृक्ष आयुर्वेद में काफ़ी सारे डिसीजेस के बारे में लिखा था। ठीक है, उनकी जो पूरी बुक थी वो ही इसके लिए डिवोटेड थी। ठीक है, तो ये तो हमारे रही इंडिया में हमने देखा कि कौन कौन से इसके लिए हमारे पास अभी तक लिटरेचर रहे हैं। ठीक है, एंशिएंट पीरियड की। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ। देखिए, रोमन में क्या होता था, जब सीरियल रस्ट लग जाता तो हम जानते हैं कि रेड रस्ट होता था, तो जो लीव्स है उस पे ऐसे ना रेड रेड कलर के पिस्ट्यूल्स होते थे। तो जो रोमन्स थे उनको ऐसे क्या लगता था कि ये भगवान जी ने उन्हें श्राप दिया है, तो वो उनको मनाने के लिए क्या करते थे, बलि चढ़ा देते थे। उनको ऐसा लगता था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान जी मान जाएंगे, तो उनके रस्ट को गॉड मानते थे रोबिगस और रोबिगो। उसके लिए वो एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे रोबिगेलिया, और कब सेलिब्रेट करते थे, 25 अप्रैल को। ठीक है, उस समय उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि ये डिसीज़ है या किससे हुई है। उनको ऐसा लगता था कि ये हमने कुछ गलती की है तो भगवान जी का ये हमें श्राप है, तो वो एज अ फेस्टिवल, मतलब एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट करके उनको मनाने की कोशिश करते थे। ठीक है, उसके बाद साइंटिस्ट रहे हैं थियोफ्रास्टस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट रहे हैं।
ठीक है। उन्हें हम फादर ऑफ बॉटनी के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, और थियोफ्रास्टिस ने ही ट्रीज, सीरियल्स और लेग्यूम्स में होने वाली डिसीजेस के बारे में उनकी बुक इंक्वायरी इनटू प्लांट्स में लिखा था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि थियोफ्रास्टिस की कौन सी बुक थी और उन्होंने कौन सी बुक में डिसीजेस के बारे में लिखा था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं, हमने एंशिएंट पीरियड की बात करी, अब हम डार्क पीरियड की बात करते हैं जो 300 AD से 1300 AD तक चला था, जिससे मैंने आपको बताया कि जिसको प्री रेनेसेंस पीरियड भी कहते हैं। इसमें ज़्यादा प्लांट पैथोलॉजी के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज का इंक्रीज नहीं हुआ था। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्री मॉडर्न पीरियड, रेनेसेंस पीरियड या फिर ऑटोजेनिक एरा की। ठीक है, अगर माइकोलॉजी की फील्ड में बात करें तो माइकोलॉजी की फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट रहे हमारे पायर एंटोनियो माइकेली, जिसे हम फादर ऑफ माइकोलॉजी भी कहते हैं। ओके, देखिए ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने फंगस के बारे में स्टडी किया था और इन्होंने बताया था कि फंगस कम्स फ्रॉम स्पोर। इनकी एक बुक भी थी, उस बुक का नाम था नोवा प्लांटेरम जेनेरा, जिसमें इन्होंने 1900 स्पीशीज के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था, जिसमें से 1900 स्पीशीज कौन सी थी, वो फंगस की स्पीशीज थी। तो माइकेली का माइकोलॉजी की फील्ड में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन अभी तक रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस पीरियड में और कौन कौन से साइंटिस्ट आते हैं। तो सेकंड आते हैं हमारे टीलेट। ठीक है, टीलेट को हम ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था कि जो बंट और स्टिंकिंग स्मर्ट ऑफ वीट है वो भी किसके थ्रू हो रही है, वीट के थ्रू हो रही है। देखिए सबसे पहले तो माइकेली आए जिन्होंने फंगस के बारे में स्टडी की, पर इन्होंने अभी तो कोई डिसीज के बारे में नहीं बताया। इसके बाद हमारे कौन आए, टीलेट, जिसने क्या बताया कि जो बंट डिसीज होती है वो किसके थ्रू होती है, फंगस के थ्रू, पर ये प्रूव नहीं कर पाए। ठीक है, अब कौन आए, अब हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं प्रीवोस्ट। प्रीवोस्ट ने प्रूव कर दिया कि जो हमारी बंट डिसीज है वो फंगस के थ्रू ही होती है। और बंट डिसीज की लाइफ साइकिल बताने वाले भी कौन थे, प्रीवोस्ट ही थे। और इन्होंने ही सबसे पहले कॉपर को एज अ फंजीसाइड यूज किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आप इसे अच्छे से देखिएगा। ठीक है, अब इनके बाद हम बात करते हैं E.M. फ्राइस की। तो E.M. फ्राइस की बुक का नाम था सिस्टेमा माइकोलॉजिकम। ठीक है, और इन्हें लिनेयस ऑफ माइकोलॉजी भी कहा जाता है। साथ ही में ये फाउंडर ऑफ मॉडर्न फंगल टेक्सोनॉमी भी है। ठीक है, फादर और फाउंडर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि फादर कौन है और फाउंडर कौन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और माइकेली, टीलेट और प्रीवोस्ट की तो आप एज अ स्टोरी इसे याद रख पाएंगे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियड, गोल्डन एरा या पैथोजेनिक एरा की। ठीक है, तो इसी एरा में आया था हमारा आयरिश फेमाइन। आयरिश फेमाइन तो हम सब जानते हैं कि आयरलैंड में आया था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण। तो देखिए ये जो सबसे पहले जो डिसीज है ना, ये कहाँ लगी थी, सेंट्रल अमेरिका में। ठीक है, फिर सेंट्रल अमेरिका से ये स्प्रेड होते हुए कहाँ आ गई, आयरलैंड में। और आयरलैंड में ये बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो गई। अब जब इतने वास्ट लेवल पे ये स्प्रेड हो गई तो क्या हुआ, वहाँ पे मतलब पूरी खेती खराब हो गई, पूरे सब खराब हो गया ना, तो वहाँ पे स्टारवेशन हुआ। उसके बाद क्या, हंगर क्रिएट हुई, फिर वहाँ पे बहुत लोगों की मौत हो गई। जब ये बहुत बड़े लेवल पे हुआ तब भी वहाँ की जो सरकार है, उस समय की जो गवर्नमेंट थी, इसको ध्यान नहीं दे रही थी। और जब बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे हो गया तब उन्होंने इस पे ध्यान दिया और फिर बड़े बड़े साइंटिस्ट को भेजा कि आप बताइए कि ये जो हुआ है वो क्यों हुआ है। ठीक है, तब उन्होंने पता करा कि ये जो पोटैटो में डिसीज लगी है उसका नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और एक ये फंगस के कारण लगी है जिसका नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। तो आप बोल सकते हैं कि इसी फेमाइन से जो है हमारी प्लांट पैथोलॉजी की नींव रखी गई, इसी फेमाइन से हमारी प्लांट पैथोलॉजी की साइंटिफिक फॉर्म में स्टडी को स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आयरिश फेमाइन की एक्चुअली में स्टोरी क्या है। ओके, तो अब हम बात करते हैं जे.जी. कुहन की। तो जे.जी. कुहन ने प्लांट पैथोलॉजी की सबसे पहली टेक्स्ट बुक लिखी थी जिसका नाम था द डिसीजेस ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स, देयर कॉजेज एंड देयर कंट्रोल। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है।
ये तो पूछा जाता है किसने लिखी थी, कब लिखी थी और उस बुक का नाम क्या था। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से याद कीजिएगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे एंटन डी बेरी की, जो माइकोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट रहे हैं, ठीक है, जिसे हम फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी भी कहते हैं। तो अभी जो हमने आयरिश फेमाइन की स्टोरी सुनी कि आयरिश फेमाइन लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण होती है और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण होता है, ठीक है। तो ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की लाइफ साइकिल बताने वाले कौन थे? वो थे एंटन डी बेरी, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की लाइफ साइकिल किसने बताई, तो वो किसने बताई आपको? एंटन डी बेरी ने बताई। इन्हें फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी तो कहा ही जाता है, साथ में इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। और हम एक चीज और जानते हैं कि रस्ट के दो टाइप के नेचर होते हैं, एक ऑटोशियस नेचर होता है और दूसरा हेट्रोशियस नेचर है। तो जो स्टेम रस्ट का जो हेट्रोशियस नेचर है वो भी किसने बताया था? वो भी एंटन डी बेरी ने ही बताया था, ठीक है। साथ में स्मट और रस्ट की लाइफ साइकिल किसने बताई थी? एंटन डी बेरी ने बताई थी। इन्होंने अपना थोड़ा काम स्लाइम मोल्ड्स पे भी किया था और इन्होंने सिम्बायोसिस टर्म भी दिया था, ठीक है। सिम्बायोसिस टर्म एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है ना, जिससे लाइकेन किसके बीच का रिलेशनशिप है? फंगस और एल्गी का बीच का रिलेशनशिप होता है। तो इनका भी बहुत ज्यादा माइकोलॉजी में कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे इतने बड़े साइंटिस्ट रहे हैं कि इनके वर्क पर तो क्वेश्चंस आना तय है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं रॉबर्ट हार्टिग की। इनकी बुक का नाम था इम्पोर्टेंट डिसीजेस ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज और इन्हें हम फादर ऑफ फॉरेस्ट पैथोलॉजी भी कहते हैं। देखिए, मैंने आपको अभी तक जितने भी साइंटिस्ट बताए हैं और मैं आपको आगे जितने भी साइंटिस्ट बताऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सब बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एमएस वोरोनिन की, जिसने क्लब रूट ऑफ कैबेज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसी के ऊपर काम किया था। इन्होंने पोटैटो वॉर्ट की लाइफ साइकिल भी बताई थी। तो हमने लेक्चर 1 में सभी हिस्टोरिकल इवेंट्स कवर किए थे, जिसमें हमने पोटैटो वॉर्ट को भी कवर किया था, ठीक है। तो अगर आपको हिस्टोरिकल इवेंट की वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं, इसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ की लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एच.एम. वार्ड की, ठीक है। एच.एम. वार्ड ने कॉफी लीफ रस्ट के ऊपर काम किया था, ठीक है। इन्हें हम फादर ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी भी कहते हैं। ओके, याद रखिएगा। हमने अभी बात करी फादर ऑफ फॉरेस्ट पैथोलॉजी, उसके बाद बात करी हमने फादर ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी की। उसके बाद आते हैं हमारे पीएमए मिलार्डेट। पीएमए मिलार्डेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने किसकी डिस्कवरी करी थी? बोर्डेक्स मिक्सचर की, ठीक है। क्योंकि उस समय भी क्या हुआ था, ग्रेप वाइन में डाउनी मिल्ड्यू डिसीज लगी थी, जिसकी वजह से एपिडेमिक आ गया था, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मिलार्डेट ने किसकी डिस्कवरी करी थी? बोर्डेक्स मिक्सचर की डिस्कवरी करी थी। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं ईजे बटलर के बारे में, ठीक है। तो ईजे बटलर इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट रहे। चूंकि वो इंडिया के नहीं थे, पर फिर भी हम उनको फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने मोनोग्राफ लिखा था व्हीट रस्ट पे, साथ में इनकी बुक भी थी जिसका नाम था फंगाई एंड डिसीजेस इन प्लांट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी बुक का क्या नाम था, उन्होंने कब लिखी थी, किसने लिखी थी, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। साथ में उन्होंने इंडियन फंगाई पर भी बहुत सारी स्टडी की थी, ठीक है। तो ये रहा अभी तक ईजे बटलर का कंट्रीब्यूशन। साथ में आपको मैं बता देती हूँ, जो ईजे बटलर थे वो फर्स्ट डायरेक्टर थे इंपीरियल माइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के, जिसे हम इंटरनेशनल माइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कहते हैं। और वो कहाँ सिचुएटेड है? वो सिचुएटेड है इंग्लैंड में। ओके, तो ये कंट्रीब्यूशन रहा ईजे बटलर का। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में। ओके, तो हम सब जानते हैं कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले फंगस पेनिसिलियम नोटेटम से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को आइसोलेट किया था, जिसकी वजह से उन्हें मेडिसिन और फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज भी मिला था। ओके,
तो अगर एंटीबायोटिक सबसे पहले दिया था तो वो किसने दिया था? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन दिया था। और कौन सी फंगस से आइसोलेट किया था? तो वो थी पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हेनरी फ्लोर के बारे में, जिन्होंने जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस दी थी फ्लैक्स रस्ट में, जिसे हम लिंसेड रस्ट भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं बीबी मुंडकर। ओके, तो बीबी मुंडकर ने सबसे पहले इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी की शुरुआत की थी, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट रहे हैं। साथ में उनकी जर्नल थी इंडियन फाइटोपैथोलॉजी। ओके, उसके बाद की बात हम बात करते हैं तो वेंडर प्लैंक के बारे में। तो वेंडर प्लैंक ने सबसे पहले बात करी थी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए, अगर हम डिसीज रेजिस्टेंस बात करते हैं ना, डिसीज रेजिस्टेंस की, तो उसमें दो टाइप के मेन रेजिस्टेंस होते हैं, एक वर्टिकल रेजिस्टेंस और दूसरा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। तो वो किसने बताया था? वो वेंडर प्लैंक ने बताया था। इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी भी कहा जाता है। ओके, रिमेंबर दिस कि इन्हें फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एस.डी. गैरेट सर के बारे में। इन्हों फादर ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल भी कहा जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट बैक्टीरियोलॉजी की। अभी तक हमने माइकोलॉजी के सारे फादर्स के बारे में बात करी। अब हम प्लांट बैक्टीरियोलॉजी में कौन से साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उन्होंने क्या बताया, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं एंटन वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, तो एंटन वॉन लीवेनहॉक के बारे में तो हम सब जानते हैं कि उन्होंने सबसे पहले एक सिंपल माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करी थी। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिन्हें क्या कहते हैं, बैक्टीरिया, देखा था। ठीक है, तो इस वजह से उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपने माइक्रोस्कोप से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा, तो उन्हें क्या कहा गया? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। किससे देखा था? तो इसलिए उन्हें फादर ऑफ माइक्रोस्कोप से देखा था उन्होंने, ही उसे इन्वेंट भी किया था। और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा था? बैक्टीरिया देखा था ना, इसलिए उन्हें क्या कहा गया? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा गया। ठीक है, तो अभी हमने देखा एंटन वॉन लीवेनहॉक का कंट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं सर रॉबर्ट कोच की। तो रॉबर्ट कोच सर ने कोच पोस्टुलेट्स दिए थे, जिसको हमने एक वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर आपको कोच पोस्टुलेट से कोई भी डाउट है तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, साथ में इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर कल्चर टेक्निक भी दी थी। इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक और फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक। ठीक है, तो अगर माइक्रोबियल और बायोलॉजिकल टेक्निक की बात आ जाए तो आप याद रखिए कौन है? रॉबर्ट कोच। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी की बात आ जाए तो कौन है वो? एंटन वॉन लीवेनहॉक। ओके, अब हम आगे देखते हैं और हम आगे बात करते हैं लुईस पास्चर की। तो लुईस पास्चर ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी दी थी, साथ में उन्होंने जर्म थ्योरी भी दी थी। और इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है माइक्रोबायोलॉजी में। इन्होंने बैक्टीरियोलॉजी पे भी बहुत ज़्यादा काम करा था। एंथ्रेक्स डिसीज जो थी, बैसिलस एंथ्रेसिस से होती थी, उन पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। तो इसी वजह से इन्हें फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा गया, साथ में फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी और फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। देखिए, एंटन वॉन लीवेनहॉक सर ने क्या करा? दे के बता के तो छोड़ दिया, पर क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बताया इसलिए उनको फादर कहा गया। पर लुईस पास्चर सर ने तो उस पर बहुत ज्यादा काम किया। ठीक है, तो उन्हें भी हमें कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हमने उनको क्या कहा? मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी और मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के फादर। ओके, तो ये रहा कॉन्ट्रीब्यूशन लुईस पास्चर का। अब हम बात करते हैं टीजे ब्यूरिल सर के बारे में। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर वो किसके द्वारा कॉज होता है? एर्विनिया अमाइलोवोरा के द्वारा। इस वजह से उन्हें फाउंडर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, फादर की बात नहीं कही हमने, कही अभी फाउंडर की। ओके, अब हम आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं E.F. स्मिथ की। ठीक है, तो E.F. स्मिथ को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी। फाउंडर की बात करें तो टीजे ब्यूरिल, फादर की बात करें तो फादर की बात करें तो
E.F. स्मिथ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम S.A. वैक्समैन की। तो इन्हें फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी की थी। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी, तो वो की थी S.A. वैक्समैन ने। फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स भी कहा जाता है, साथ में इन्हें फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। ओके, और इन्हें भी नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे प्लांट वायरोलॉजी के सभी साइंटिस्ट की। अभी तक हमने माइकोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी के सभी साइंटिस्ट देख लिए, सभी कॉन्ट्रीब्यूशंस उनके देख लिए, और अगर उन्होंने कोई इंपॉर्टेंट बुक लगी थी या कोई उनका इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था तो वो भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं हम वायरोलॉजी में। तो सबसे पहले आते हैं एडोल्फ मेयर। ठीक है, तो एडोल्फ मेयर ने क्या किया था, एडोल्फ मेयर ने सबसे पहले जो हमारी टोबैको मोज़ेक डिसीज है उसके बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, और उन्होंने बताया था कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस है वो कैसा है, सेप ट्रांसमिसेबल है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि जो सबसे पहले तो एडोल्फ मेयर ने तंबाकू मोज़ेक डिसीज के बारे में बताया, तो आप मुझे बताइए क्या सबसे पहली जो डिसीज थी वायरस के थ्रू प्लांट में, क्या वो टोबैको मोज़ेक डिसीज थी, क्या वो टोबैको मोज़ेक वायरस से हुआ था या कोई सी और दूसरी डिसीज थी? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं दिमित्री इवानवस्की की। ठीक है, तो इवानवस्की ने बताया था कि जो हमारे वायरस है या जो टोबैको मोज़ेक वायरस का कॉजल एजेंट है वो बैक्टीरियल फिल्टर से भी पास हो सकता है। ठीक है, इट मीन्स कि वो बैक्टीरिया तो नहीं है। ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया का साइज क्या होता है, 0.2 से 2.0 माइक्रोमीटर तक का इसका साइज होता है। ठीक है, पर वायरस का साइज क्या होता है, 0.2 माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है। तो वो क्या हुआ, बैक्टीरिया के फिल्टर से भी पास हो गया। तो सबसे पहले ये किसने बताया था, वो बताया था इवानवस्की ने कि जो वायरस है वो बैक्टीरिया के फिल्टर से भी पास हो सकता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं बेजर्निक की। तो वो एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट और वायरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस है वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। उनका मानना था कि वो एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है जिसको इन्होंने कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम कहा था। ये डायरेक्ट उनके स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो वो दिया था बेजर्निक ने। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले टर्म दिया था वायरस, जिसका मतलब होता है पॉइजन। ओके, इसकी वजह से फाउंडर और फादर वायरोलॉजी के कौन हुए, बेजर्निक हुए। ओके, तो क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बताया ना उसके बारे में, इसलिए उसके फादर कौन हुए, बेजर्निक हुए। अब हम बात करते हैं स्टेनले के। तो स्टेनले ने प्रूफ कर दिया कि वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज, जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1946 में। ओके, तो अब हम बात करेंगे वायरॉइड्स के बारे में। अभी तक हमने बात की थी वायरोलॉजी के बारे में, वायरस के बारे में, अब हम वायरॉइड्स के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि वायरॉइड्स क्या होते हैं, ये स्मॉल नेकेड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, एक इन्फेक्टिव आरएनए होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, वायरॉइड्स कहते हैं, और ये क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। पर ये सबसे पहले किसने बताया था, ये बताने वाले साइंटिस्ट थे टीओ डाइनर और रेमर, जिसने बताया था कि जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज है वो किसके थ्रू होती है, वायरॉइड्स के कारण। और वायरॉइड्स क्या है, वो सिंपल स्मॉल नेकेड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। ठीक है, तो ये बात रही वायरॉइड्स की। अगर हम प्लांट निमेटोलॉजी की बात करें तो उसमें दो मेन साइंटिस्ट आते हैं, एक निधम आते हैं और दूसरे आते हैं N.A. कोप। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट किया था कि जो वीट गॉल डिसीज है वो निमेटोड से एसोसिएट है, जिसका नाम है एंग्विना ट्रिटिसाई, और N.A. कोप को हम फादर ऑफ निमेटोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात करी हमने वायरॉइड्स के बारे में और प्लांट निमेटोलॉजी के बारे में। अब हम बात करेंगे फाइटोप्लाज्मा और स्पाइरोप्लाज्मा के बारे में। ओके, इनसे क्या डिसीज होती है या इनको सबसे पहले किसने देखा था। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फाइटोप्लाज्मा को, फिर हम देखेंगे स्पाइरोप्लाज्मा को।
तो फाइटोप्लाज्मा की सबसे पहले स्टडी करने वाले थे डोई एट अल और इशी एट अल। इन्होंने क्या बताया था कि फाइटोप्लाज्मा एक माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म है जिसे हम MLO भी कहते हैं और ये येलो टाइप डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ में इन्होंने एक चीज और बताई कि डोई ने बताई थी कि जो MLOs है जिसको हम फाइटोप्लाज्मा बोलते हैं वो क्या होता है, वो फ्लोएम में प्रेजेंट रहता है, प्लांट के फ्लोएम में प्रेजेंट रहता है। उसी समय ईशी ने क्या बताया था कि अगर हम फाइटोप्लाज्मा को टेट्रासाइक्लिन से क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो वो टेम्पररी क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो डोई एट अल और इशी एट अल का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस चीज में रहा है, फाइटोप्लाज्मा के में रहा है। अब हम बात करते हैं स्पाइरोप्लाज्मा। तो स्पाइरोप्लाज्मा के बारे में बताने वाले थे डेविस एट अल। इन्होंने क्या बताया कि ये मोटाइल हेलिकल वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और इससे होने वाली डिसीज का नाम है कॉर्न स्टंट डिसीज। ठीक है, इसको कल्चर भी किया जा सकता है। ठीक है, इसे कल्चर भी किया जा सकता है। उसके बाद क्योंकि ये कैसे होते हैं, वॉललेस होते हैं, हेलिकल होते हैं। ठीक है, मेनली कैसे होते हैं, हेलिकल होते हैं, इसकी वजह से उसका नाम क्या रखा गया, स्पाइरोप्लाज्मा। बताने वाले कौन थे, डेविस एट अल। ठीक है, तो आज हमने प्लांट पैथोलॉजी की जितनी भी मेन फील्ड होती है, माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, वायरॉइड्स, फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, इन सभी को कवर किया। साथ में सभी के साइंटिस्ट और उनका कंट्रीब्यूशन भी आज हमने देख लिया। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो इसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो आई होप आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा और साथ में आपको इम्पोर्टेंट भी लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें YouTube में वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे Facebook पेज को फॉलो कर सकते हैं, साथ में आप हमारे Instagram पेज को भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही आप हमारे WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां हम डेली डिस्कशन करते हैं या फिर क्वेश्चंस देखते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प होगी और इसकी भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही अगर आपको ये PDF चाहिए तो इस PDF की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। हमारी एक वेबसाइट भी है tgagri.weebly.com करके, जहां पर आपको एग्रीकल्चर का सभी मैटर बहुत ही अच्छे वे में अरेंज किया हुआ मिलेगा। ठीक है, और अगर आप हमें पर्सनली भी जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वेबसाइट में जाकर आप हमें ईमेल कर सकते हैं जिससे कि हम आपकी ईमेल देख पाएंगे। तो आई होप आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हम हमारे इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, पर उससे पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।